नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई उपाय हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है उर्वरक क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रयास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र में वर्ष 2047 तक विकसित भारत को बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। क्या सरकार ने उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करके कुल खपत में घरेलू उर्वरक उद्योग की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या पिछले दशक में सरकार के प्रयासों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में उर्वरक क्षेत्र के योगदान में सुधार लाने में मदद मिली है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? सवाल का जवाब दिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। उन्होंने बताया कि यूरिया के संबंध में सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति 2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर 2014 को इसमें संशोधन किया। NIP 2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर एवं केमिकल लिमिटेड की रामागुंडम यूरिया इकाई और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में JVC के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पानागढ़ यूरिया इकाई और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की गड़ेपान 3 यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं, क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 LMTPA की वृद्धि की है, जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 LMTPA की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पाद क्षमता बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.74 LMTPA हो गई है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 LMTPA का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के JVC तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड के माध्यम से FCIL की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा सरकार ने RAC के अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पाद को बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई 2015 को नई यूरिया नीति 2015 भी अधिसूचित की है। NUP 2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20 से 25 LMTPA अधिक हुआ है। इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 LMT प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 LMT का रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन हुआ है। P&K उर्वरकों के संबंध में सरकार ने फास्फेट युक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के तहत अधिसूचित P&K उर्वरकों पर उनमें पोषक तत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक, द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। P&K क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन, आयात, घरेलू उत्पादन क्षमताओं का विकास करती हैं। इसके अलावा आयातित उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। अनुरोधों के आधार पर उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से NBS सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अभी चिन्हित किया गया है या फिर रिकॉर्ड में लिया गया है। शीरे से प्राप्त पोटाश जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। SSP जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है पर माल भाड़ा सब्सिडी, मृदा में फास्फेट युक्त या P पोषक तत्व प्रदान करने के लिए SSP उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ 2022 से लागू है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 में उल्लेखित किया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 46.1% आबादी को आजीविका प्रदान करता है और मौजूदा कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 16% है। देश में अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरक, पानी और बीज महत्वपूर्ण आदान है। इन पैराग्राफों में किए गए जिक्र के अनुसार सरकार ने पिछले दशक के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं, जिसके कारण कुल सभी उर्वरक उत्पादन वर्ष 2014-15 में 385 LMT से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 503 LMT हो गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आपके लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, डॉक्टर अनिल, सुखदेव राव बोंडे, मिथिलेश कुमार और सुभाष बराल ने। इन सांसदों ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि मंत्रालय को विद्यालय बच्चों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से क्या परिणाम मिलने की आशा है। आपके लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम को मौजूदा विद्यालयी पाठ्यक्रम में किस प्रकार एकीकृत किया जाएगा? क्या मंत्रालय की ग्रामीण विद्यालय में आपके लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य नीतियां हैं? इस सवाल का जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की सहायक कंपनी स्ट्रेटेजिक एजुकेशनल प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक डिजिटल कार्यक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुभवात्मक लर्निंग पर केंद्रित है। पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों सहित चुनिंदा विद्यालयों को यह विषय वस्तु प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रदायगी की परिकल्पना भी की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आयुष्मान वय वंदना कार्ड से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मयंक भाई, जयदेव भाई नायक, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और नरहरि अमीन ने। इन सांसदों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि भविष्य में आयुष्मान वय वंदना कार्ड इस कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करके इसमें अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ या सेवाएं शामिल करने और जनजातीय समुदायों को भी इसके दायरे में लाने की कोई योजना है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभों की विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सबसे कमजोर वर्गों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति
कुछ भी हो, जनजातीय समुदायों सहित 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का निशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है। स्वास्थ्य लाभ सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य लाभ पैकेज के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर को परिभाषित किया है, जो सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जिसका लाभ विभिन्न आयु समूहों द्वारा उठाया जा सकता है। इनमें हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन जैसी उपचार सेवाएं पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। ABPMJAY के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभार्थी 13,352 निजी अस्पतालों सहित 30,072 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। ABPMJAY के पास ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लाभार्थियों को उनके अधिकारों और पात्रता के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियान, सामूहिक संदेश और दूरदर्शन आदि के माध्यम से लाभार्थी शंसा पत्रों के प्रसारण सहित पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं यानी आशा कर्मी, AWW और VLE के व्यापक नेटवर्क जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान वय वंदना कार्ड लाभार्थी किसी भी सहायता प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस कॉल दे सकते हैं या 24/7 कॉल सेंटर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्यों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ABPMJAY के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक IEC कार्यकलाप करने के निर्देश जारी किए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महादिक, किरण चौधरी, रेखा शर्मा और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने। इन सांसदों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि मंत्रालय द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं। क्या मंत्रालय ने राज्य और जिला आयोगों के सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए कोई पहल की है? इस सवाल का जवाब दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने। उन्होंने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं और इन कदमों में शामिल है मौजूदा उपभोक्ता कल्याण निधि दिशा निर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार उपभोक्ता कल्याण कोष से विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को क्षमता निर्माण, उपभोक्ता न्याय पीठों की स्थापना, मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन, अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करने आदि के लिए धनराशि आवंटित करती रही है। केंद्र सरकार राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में उपभोक्ता कल्याण निधि भी स्थापित कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य संघ शासित प्रदेशों का हिस्सा 75 और 25 के आधार पर एक मुश्त अनुदान के रूप में होगा। वर्तमान में उपभोक्ता कल्याण कोष की अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए है। CWF से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए राज्य, संघ राज्य सरकारों को अपना हिस्सा गैर योजनागत, गैर व्यक्तिगत सार्वजनिक खाते में जमा करना होगा। कॉर्पस फंड से प्राप्त ब्याज का उपयोग राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों द्वारा उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है।
सरकार ने जागो ग्राहक जागो के तत्वाधान में देश भर में मल्टी मीडिया जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि आकाशवाणी, दूरदर्शन, मेले और त्योहारों जैसे पारंपरिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का उपयोग करके देश भर में प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंच बनाई जा सके। सरल संदेशों और जिंगल्स का उपयोग करके अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता मुद्दों और निवारण के तंत्र का प्रचार किया जाता है। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक शुभंकर जागृति भी लॉन्च किया था। शुभंकर का उद्देश्य उपभोक्ता जागरूकता अभियान को मजबूत करना और एक युवा, सशक्त और जागरूक उपभोक्ता को सुदृढ़ बनाना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, जिससे व्यापार करने में आसानी हो, 1 जनवरी 2024 से प्रभावी विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधनों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हित में सभी पूर्व पैकेज्ड वस्तुओं पर इकाई बिक्री मूल्य और निर्माण का महीना और वर्ष घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ई कॉमर्स वेबसाइटों को अब उपभोक्ताओं के हित में ई कॉमर्स के माध्यम से ऑर्डर की गई खुली वस्तुओं के लिए कुछ घोषणाएं करना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे MRP, शुद्ध मात्रा आदि। उपभोक्ताओं, अधिवक्ताओं को ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए edakhil.nic.in नामक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है। कॉन्फोनेट स्कीम के तहत चल रही सभी मौजूदा एप्लीकेशनों को एकीकृत करने के लिए ई दाखिल को ई जागृति में अपग्रेड कर दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत 24 जुलाई 2020 से एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित उन मामलों को विनियमित करना जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा पूर्व स्तर पर शिकायत निवारण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में जनता के लिए सुलभ बनाया गया है। उपभोक्ता देश भर से 17 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों को अपनी सुविधानुसार विभिन्न माध्यमों व्हाट्सएप, SMS, मेल, NCH ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र एवं सर्वव्यापी IT सक्षम केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS केयर ऐप विकसित किया है, जो मानकों और प्रमाणित उत्पादों एवं सेवाओं तथा शिकायत निवारण पर जानकारी एकत्रित करने के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। BIS केयर ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है और इसे 80 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने डाउनलोड किया है। BIS केयर ऐप को उपभोक्ता शिक्षा और सुरक्षा के साधन के रूप में BIS द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति रखने वाले BIS क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय गुणवत्ता कनेक्ट अभियान, गुणवत्ता मार्च, क्विज प्रतियोगिता, बाइक रैली, मानक कार्निवल आदि जैसी नवीन गतिविधियों के माध्यम से BIS स्थापना दिवस, विश्व मानक दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों को मनाते हैं। गुणवत्ता और मानकों के बारे में मनोरंजक और जानकारी परक जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमिक पुस्तकें, मैजिक शो जैसे कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2024-25 में BIS ने उपभोक्ताओं के बीच मानकों और गुणवत्ता पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अब तक 230 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग 555 मूल्य निगरानी केंद्रों की मदद से चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक, खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने,
व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन जैसे आयात शुल्क को युक्ति संगत बनाने, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि पर उचित निर्णय लिए जा सकें। खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वो कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में मौसमीपन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि के कारण फसल को नुकसान होने से कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत थोक आवक और लॉजिस्टिक समस्याओं से बाजार में अधिकतों की स्थिति उत्पन्न होने और परिणाम स्वरूप कीमतों में गिरावट आने की संभावना होती है। सरकार अंतर मंत्रालय समिति द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य प्रवृत्तियों की स्थिति की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है। बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक अंशांकित और लक्षित तरीके से बाजार में हस्तक्षेप के लिए बनाए रखा गया है। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सितंबर से दिसंबर 2024 तक अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया गया था। बफर स्टॉक से प्याज को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं के बीच स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यमों से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया गया। उपभोक्ता कल्याण कोष से धनराशि का आवंटन देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों संस्थानों के सहयोग से राज्यों के राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नेफ्योमाइसिन देश का पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, लहर सिंह सिरोया, ब्रजलाल और डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बांडे ने। इन सांसदों ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि क्या नेफ्रिथ्रोमाइसिन का लॉन्च आवश्यक दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और आयात पर निर्भरता कम करने की देश की दीर्घकालिक रणनीति के साथ मेल खाता है। क्या सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर नेफ्रिथ्रोमाइसिन के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा किया है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन लागत, प्रभावशीलता, सुरक्षा और दुष्प्रभावों को कम करने के मामले में विशेषकर प्रतिरोधी जीवाणु का संक्रमण के इलाज में अन्य एंटीबायोटिक्स की तुलना में किस प्रकार अधिक उपयुक्त है? इस सवाल का जवाब दिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। उन्होंने बताया कि मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ तुलनात्मक नैदानिक परीक्षण के परिणामों सहित गैर नैदानिक और नैदानिक आंकड़ों और विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर केवल मेडिकल कॉलेजों, तृतीयक परिचर्या अस्पतालों या जिला अस्पतालों को आपूर्ति के लिए कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित वयस्कों के उपचार के लिए नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के तहत 1 जनवरी 2025 को नेफ्रिथ्रोमाइसिन टैबलेट 400 मिलीग्राम को देश में विनिर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। औषध क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को संवर्धित करने के उद्देश्य से औषध विभाग वित्त वर्ष 2027-28 तक की योजना अवधि और 15,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत 55 चयनित आवेदक
6 वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट औषधियों सहित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के तहत पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पाद आधारित वित्तीय प्रोत्साहन के पात्र हैं। एक पेटेंट औषधि के रूप में नेफिथ्रोमाइसिन बिक्री पर 10% की दर से प्रोत्साहन के लिए पात्र है। नेफिथ्रोमाइसिन एक नया मैकुलाइड है जिसे विशेष रूप से कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के उपचार के लिए तैयार किया गया है। ये विशेष रूप से प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रभावशीलता, सुरक्षा और दुष्प्रभाव प्रोफाइल के संदर्भ में कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रभावशीलता। नेफिथ्रोमाइसिन में गतिशीलता का व्यापक विस्तार क्षेत्र है जो इसे सभी प्रमुख CABP रोग जनकों के विरुद्ध प्रभावी बनाता है। इसकी जीवाणुनाशक गतिविधि, फेफड़ों में गहराई तक पहुंचना और लंबे समय तक प्रतिजैविक के बाद का असर छोड़ना प्रभावकारी रोगजनक शमन सुनिश्चित करती है और अत्य अल्पकालिक 3 दिवसीय प्रतिदिन एक बार खुराक लेने के नियम को सक्षम बनाती है, जो रोगी अनुपालन और परिणामों में सुधार करता है। सुरक्षा और दुष्प्रभाव। नेफिथ्रोमाइसिन अन्य प्रतिजैविकों की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आया है। पेरिटोनाइटिस, न्यूरोपैथी और हृदय समस्याओं जैसे गंभीर दुष्प्रभावों वाले फ्लोरोक्विनोलोन के विपरीत नेफिथ्रोमाइसिन सभी आयु वर्गों के अनुकूल है, जिसमें वृद्ध रोगी भी शामिल हैं, जो प्रमुख रूप से CABP के प्रति संवेदनशील आबादी है। इसमें सम्मिश्रित औषधि उपचार की आवश्यकता नहीं, जो CABP के लिए एक सुरक्षित वैकल्पिक उपचार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त फ्लोरोक्विनोलोन के विकल्प के रूप में नेफिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु संक्रमण के चयन से संबंधित चिंताओं से बचाता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है घरेलू इस्पात उद्योग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के इस्पात उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार का विचार घरेलू इस्पात उद्योग, विशेषकर लघु और मध्यम उत्पादकों को बढ़ावा देने का है? क्या सरकार इस्पात उद्योग को आपूर्ति किए जाने वाले लोहे और कोयले जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बना रही है, ताकि भारत की इस्पात उत्पादन लागत स्थिर रहे और इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इस्पात उपलब्ध कराया जा सके? इस सवाल का जवाब दिया इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने। उन्होंने बताया कि इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है, जहां लौह अयस्क, कोकिंग कोल और तैयार इस्पात आदि जैसे कच्चे माल के मूल्य बाजार की गतिशीलता पर निर्धारित होते हैं। सरकार देश में छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादकों को शामिल करते हुए इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने भारत के इस्पात उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इन कदमों में शामिल है मेड इन इंडिया, इस्पात को बढ़ावा और निवेशों का विस्तार। सरकारी अधिप्राप्ति के लिए मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति का कार्यान्वयन। सरकार ने देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत कम करना। फेरोनिकल, जो एक कच्चा माल है, का मूल सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर 0 करते हुए इसे शुल्क मुक्त करना। बजट 2024 में फेरस स्क्रैप पर शुल्क की छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना। आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण। घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु
इस्पात आयात निगरानी प्रणाली को नया रूप देना, इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरुआत करना, जिससे उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घटिया, दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके।